चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और देखिए, एक समय था जब हम डिजिटलाइजेशन की बात किया करते थे, लेकिन अब उस दौर से भी निकलकर एआई की दुनिया में आ गए। हो सकता है मेरे बगल में कोई एआई बैठा हो ये भी हो सकता है, बगल में भी बैठा हो, बिल्कुल हो सकता है एआई का कोई करीबी फ्रेंड भी बैठा हो। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं और वो एआई को अपना साथी बनाए हुए हैं और वो एआई से पूछते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है ये खाने का, हम कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मुझे बताइए। और एआई बाकायदा उसका जवाब भी देता है, एक अच्छे दोस्त की तरह। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिजिटल से निकलकर अब एआई दुनिया के दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। वो भी एक दौर था जब मशीनें इंसान के इशारों पर चलती थी, और अब वो दौर आ गया है जब मशीनें आदेश पर नहीं बल्कि हमारी सोच को समझने लगी है और खुद भी सोचने लगी है। आज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, आज हम एआई की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है एआई एप्रिसिएशन डे, यानी इसको अप्रिशिएट करने का दिन। एक ऐसा दिन जब उस तकनीक को शुक्रिया कहते हैं जो डॉक्टर से छात्रों तक, किसानों से स्टार्टअप्स तक और हर किसी की दुनिया आसान बना रहा है। एआई को लेकर तमाम सवाल भी जाहिर सी बात है जहन में होंगे, लेकिन फिर एआई के जरिए काफी कुछ बदलने भी जा रहा है। शॉपिंग से लेकर बैंकिंग, पेमेंट से लेकर पढ़ाई, हेल्थ केयर से लेकर देश और अलग अलग संस्थाओं की सुरक्षा तक एआई है तो सब कुछ मुमकिन है। बदलते दौर में तकनीक हमारी जिंदगी को लगातार आसान और स्मार्ट बना रही है। चाहे मुश्किल होमवर्क हो या फिर किसी ट्रिप को प्लान करना हो, तकनीक के जरिए चुटकियों में ये सब मुमकिन हो जाता है। कैसे? जवाब है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आज भारत में ऐसे दर्जनों एआई स्टार्टअप उभर रहे हैं जो लोकल समस्याओं का ग्लोबल समाधान बन रहे हैं। सब कुछ एआई के सहारे तेज और आसान हो रहा है। भारत में हर दिन 10 से ज्यादा एआई आधारित स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं। इसमें फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल सेक्टर में लोगों की मदद कर रहा है। इसके अलावा मेड स्ट्रीट डेन जिसकी चर्चा फैशन और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी है। आर्या एआई के जरिए लोग फाइनेंस और इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं। Nikki.ai एक अनोखा चैटबॉट जो टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट में मददगार है। सिगिटपिल नाम का स्टार्टअप हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स के लिए मेडिकल एआई है जिसके जरिए खून की रिपोर्ट, माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग का ऑटोमेटेड एनालिसिस मुमकिन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना ही जरूरी है और अहम हो गया है जितना मोबाइल या इंटरनेट। भारत में एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2025 के अंत तक एआई का मार्केट लगभग 60,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। अमेरिका के बाद भारत एआई सीखने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। अमेरिका में 2.63 करोड़ लोग एआई को स्किल के रूप में सीख रहे हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 2.52 करोड़ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं, ये आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जिसके केंद्र में भारत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तकनीक के बदलते तौर तरीकों के बीच एक खबर आपके लिए और भी है, और वो ये है कि इस मॉनसून सत्र से देश की संसद भी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल एडवांस दौर में प्रवेश करने वाली है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के इस मंदिर में भी एआई की एंट्री हो गई है। बिल्कुल जी हाँ, मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सांसदों की हाजिरी लगेगी। उनके भाषणों का रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा और टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी पल भर में मुहैया हो जाएगा। लोकसभा के बाद जल्द ही राज्यसभा में ये बदलाव लागू किया जाएगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अब एआई की एंट्री हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब देश की संसद में नए युग का आरंभ हो रहा है, जहां अब हर शब्द, हर चर्चा, हर बहस का डिजिटल इतिहास होगा।
भारत अब डिजिटल भारत बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हमने देखा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन पहले से ही हो चुका है। किसी भी योजना को आप डिजिटली घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब वो जगह जहाँ पर ये तमाम सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, यानी कि संसद, उसको भी डिजिटाइज करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें सांसदों को कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नई संसद में अब सब कुछ हाईटेक होगा। सांसदों को अब अपनी हाजिरी लगाने के लिए लॉबी में नहीं जाना होगा, बल्कि उनकी सीट पर ही एआई की मदद से अटेंडेंस लग जाएगी। इसके अलावा संसद के एजेंडे की पूरी जानकारी भी एआई टूल्स वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हर सांसद की सीट पर ही उसे अटेंडेंस लगाने का एक डिवाइस होगी, वो वहां पर लगा दी जाएगी। इसके जरिए सांसद अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी हर सांसद की सीट पर लगाया जाएगा। हर रोज पार्लियामेंट में जो भी एजेंडा सेट किया गया है, जिस पर भी बातचीत की जानी है, उस पूरे एजेंडा को संसद की वेबसाइट पर अलग अलग भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा ऐसी 12 भाषाओं में इस एजेंडा को अपलोड किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, बल्कि आम जनता भी उसको अच्छे से देख सके, समझ सके। सत्र के दौरान सांसदों के भाषण अब रियल टाइम टेक्स्ट में तुरंत तब्दील हो सकेंगे, यानी सांसद जिस समय बोल रहे होंगे उसी समय एआई उनके भाषण को टेक्स्ट में तब्दील करता रहेगा। इसके अलावा एआई की मदद से उस लिखे हुए भाषण को ही अलग अलग भाषाओं में भी हाथों हाथ बदला जा सकेगा। पार्लियामेंट में जिन भी बातों को लेकर डिस्कशन होगा या डिबेट होगी, कोई बहस होगी, तो उसके लिए एआई का इस्तेमाल करके स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से बहस चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बोलते बोलते ही जो कुछ भी उन्होंने बोला है सांसद ने या फिर स्पीकर ने, उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके उसी तरह से सांसद की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। चाहे वो बहस कितनी बड़ी हो, चाहे वो बातचीत कितनी भी बड़ी हो, सब कुछ अब स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए कन्वर्ट होकर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में संसद की जो पोर्ट है, उसका जो वेबसाइट है, उस पर आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये सिस्टम लोकसभा में शुरू होगा, लेकिन जल्द ही इसे राज्यसभा में भी लागू किया जाएगा। संसद में एआई की एंट्री सिर्फ एक तकनीक कदम नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। लगातार कोशिश की जा रही है कि संसद की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, जनता के लिहाज से, भाषा के लिहाज से। इसलिए अब डिजिटली संसद को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद की जा रही है। ये सारे कार्यक्रम स्पीकर की देखरेख में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब आपको मिजोरम की राजधानी के सफर पर लिए चलते हैं। ये सफर सड़क से नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए होगा। जो ट्रेन यहाँ आज़ादी के 78 साल बाद पहुंच रही है। एक तरह से कहें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को अब विकास का नया इंजन मिल गया है। परसों बाद पूर्वोत्तर के इस राज्य को पहली रेल लाइन की सौगात अब मिलने वाली है। रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसे जनता को समर्पित भी करेंगे। आपको बता दें कि मिजोरम में बैरावी सायरंग रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई करीब 51 किलोमीटर है, इस पूरी रेल लाइन में 48 टनल है। इसके अलावा 55 बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। यही नहीं, ट्रेन का ये रूट 87 छोटे ब्रिज और 5 रोड ओवर ब्रिज से गुजरेगा। इस रूट पर 6 अंडर ब्रिज हैं, यानी कि सफर के दौरान आपको शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 48 सुरंगों और 140 छोटे बड़े ब्रिजेस पे से गुजरता हुआ ये 51 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक, जिसका नाम बैरावी सायरंग रेलवे लाइन है, वो मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ता है। और जब इस रेलवे ट्रैक पर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी तो नजारा कितना खूबसूरत होगा। चारों तरफ आप देखिए वादियां, कितनी खूबसूरत वादियां, और वादियों के बीच में से काटकर, पहाड़ों को काटकर इस रेलवे ट्रैक को बनाया गया है। ये ब्रिज जो आप इस वक्त देख सकते हैं, इसके चारों तरफ फुटपाथ भी दिया गया है कि अगर किसी कारणवश ट्रेन खराब भी हो जाए तो लोग इन्हीं फुटपाथ के माध्यम से जो है चलकर उनको बचाया जा सकता है, उनको यहाँ से रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो अलग अलग फीचर्स से लैस
ये रेलवे ट्रैक है और चारों तरफ आप देखिए खूबसूरती ही खूबसूरती, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबे लंबे पेड़, घने घने जंगलों के बीच से लगभग 51 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है, जिसको बनने में लगभग 11 साल लग गए। और आगे सामने तस्वीर देखिए, सुरंग एक और आ रही है और इस तरह की लगभग 48 सुरंगें जो है इस पूरे रेलवे ट्रैक पर है। और इसी ट्रैक के चारों तरफ अगर मेरे सहयोगी जगन्नाथ आपको कैमरा पैन करके दिखाएं, चारों तरफ आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा है, मौसम काफ़ी सुहाना जो है वो इस वक्त है। और जब रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ना सिर्फ इस पूरे रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बल्कि साथ साथ पर्यटन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, सावन का महीना है और हर कोई महादेव की भक्ति में लीन है। अलग अलग शहरों में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है और गंगा की लहरों ने संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का अभिषेक किया। इसे शुभ संकेत माना जाता है। सावन के महीने में संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की धारा रुद्र अवतार वीर बजरंगी का अभिषेक करने पहुंची। जैसे ही गंगा जल का प्रवेश मंदिर में हुआ, जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल इनको कहा जाता है। और माँ गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और माँ का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है। सबसे पहले साधु संतों और मंदिर के पुजारी ने माँ गंगा की स्तुति की। दूध, फूल और पंचामृत से गंगा मैया का पूजन किया। इस दौरान निरंतर शिव का डमरू बजता रहा। शिव का डमरू बजा और भक्तों ने मंगल गीत गाए। वेद मंत्रों की गूंजती ध्वनि के बीच ये दिव्य नजारा देख भक्त भाव विभोर हो गए। कहते हैं, प्रयागराज में जब गंगा की उपंती लहरें किनारों को छोड़ आगे निकल जाती हैं, तो लोग परेशान नहीं होते, बल्कि लेटे हुए हनुमान मंदिर में गंगा मैया के पधारने का उत्सव मनाते हैं। अनुभव आज हुआ है, माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। माँ गंगा और जब हनुमान जी का मिलन होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक नई चेतना का जागरण होता है, खुशहाली होती है, आनंद होता है। इस खुशी में मंदिर परिसर में रामचरितमानस का पाठ हुआ, गंगा स्तोत्र गाया गया, सुंदरकांड की चौपाइयां गूंजती रही। तो हमारे लिए ये हर्षोल्लास का समय है, जिसमें आज हम हनुमान जी महाराज अभी शयन मुद्रा में चले गए हैं। अब एक समय जब हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी तब से हनुमान जी जागेंगे। स्वागत किया गया है माँ गंगा, स्वागत किया गया है, सुंदरकांड किया गया, श्री सूक्त किया गया है, रुद्र सूक्त किया गया, सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसाएं की गई है। यहाँ पर गर्भगृह में गंगा स्नान से पहले बजरंग बली का श्रृंगार हुआ, उनको शयन करवाया गया। अब जब तक यहाँ जल रहेगा तब तक भक्त मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे, यानी इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको उत्तर प्रदेश के झांसी का एक अनोखा हनुमान मंदिर दिखाते हैं, जो कि जमीन से 6 से 7 फीट नीचे है और इस मंदिर की दीवारों और जमीन से अपने आप पानी आ रहा है। पूरे साल इस मंदिर की दीवार और जमीन से पानी यूं ही निकलता है। मान्यता है कि मंदिर में पानी पाताल से आ रहा है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम पाताली हनुमान मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को पानी में बैठकर सुंदरकांड का पाठ होता है।
हम झांसी के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर पर हैं जिसका नाम है पाताली हनुमान का मंदिर। आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है, मंदिर में पानी भरा हुआ है। आप देखिएगा, हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सामने भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हमारे साथ पुजारी जी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप देखिएगा पानी जो है किस तरीके से ज़मीन में आ रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज ही भर रहा हो, इसके पहले भी पानी भर चुका है। और यहाँ पर जो मंदिर में पानी है, इसको खाली करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई जाती हैं, जिससे कि मंदिर को खाली किया जा सके पानी से। आप देखिएगा चारों तरफ मंदिर है ये, और ये ज़मीन से लगभग 5 से 6 फुट नीचे है। आप देखिएगा, साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार मंदिर में दीवारें जो है, दीवारों से पानी आ रहा है। इसको कहते हैं कि यहाँ पर जब ये मंदिर जो है एक साधना का मंदिर भी है, और यहाँ पर सच्चे मन से भगवान हनुमान से जो भी प्रार्थना की जाती है, जो मन्नत की जाती है, वो अवश्य पूरी हो जाती है। और ये करीब 100 से 150 साल पुराना है। और अब बात कावड़ यात्रा की, जिसके अनूठे रंग इन दिनों बिखरे हुए हैं। आस्था के इस पर्व में पूरी श्रद्धा के साथ कहीं समाज सेवा हो रही है, कहीं भोले बाबा के भक्त शिव धामों और छोटे छोटे शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। और यात्रा मार्ग पर से भी एक से बढ़कर एक आकर्षक और आस्था से भरपूर कावड़ी नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं कावड़ यात्रा के छठे दिन, दिखाते रंग बिरंगी तस्वीरें। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का ये एक ऐसा रंग है जो सख्त नियम कायदों के साथ आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल भी क्या खूब बना है। खुद का ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसको पसंद नहीं होगा। हरिद्वार में जब कांवड़ियों का फूल बरसाकर माला पहनाकर शानदार स्वागत पुलिस ने किया, उन्हें फल और दूसरी खाने की चीजें बांटी, तो भोलों ने भी हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए खाकी वर्दीधारियों का आभार जताया। सावन के पवित्र महीने में पूरा उत्तर भारत ही कांवड़ यात्रा के रंग में रंगा हुआ है। पार्वती के संग 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 हरिद्वार कांवड़ मेले में तो आस्था की नित नई तस्वीरें नजर आ रही हैं। 1000 किलो सोने की आभा से चमक रहे महादेव की ये भी एक अनूठी मूर्ति है, जिसे गुरुग्राम से आए भोले के ये सभी भक्त पूरी आस्था निष्ठा के साथ हरिद्वार लेकर आए। ये हमारा ये प्यारा भोला है, इसने सारा आइडिया इसी ने दिया था, इसने ही पसंद करी सारी कावड़ इसी ने तैयार करवाई। लगभग इसमें 1000 किलो के आसपास होगा, 800-1000 किलो के आसपास। 250 किलोमीटर। हाँ जी, ऐसे जाएंगे। वैसे तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोलेनाथ को समर्पित एक से बढ़कर एक अनूठी कांवड़ दिख रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में रोहतक से पैदल यात्रा पर निकले दादा पोते की ये जोड़ी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। छोटी सी ट्रैक्टर वाली कांवड़ में छोटा सा 2.5 साल का भोला। उसकी ये पहली कांवड़ यात्रा है जो आते जाते लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ये ट्रैक्टर घर था पहले, इसके जन्मदिन पे ले आया था, फिर मैं साथ में ट्रैक्टर भी ले आया। अब जरा देखिए देवघर में बिखरे भोले की भक्ति के अनूठे रंग। यहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय ने कांवड़ियों के लिए सर्विस कैंप लगाया, जहाँ कांवड़ लेकर आ रहे भोलों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। देवगढ़ कांवड़िया पथ पर लगाए गए इस शिविर में रोजाना भजन कीर्तन हवन हो रहा है। बात ये है कि जो 105 किलोमीटर चल के आते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था रखे हैं। मेडिकल से जुड़ी समस्या के लिए व्यवस्था है, फल, शरबत, जूस, सब चीज का व्यवस्था रखे हुए हैं। ये देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की ही मान्यता है कि सावन के महीने में लाखों भोले अपनी अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दरभंगा में भी बाबा के दरबार पहुंचने की ललक हर उम्र के कांवड़ियों में नजर आई। इनके लिए कांवड़ आस्था का प्रतीक है, तो देवघर धाम सच्चा दरबार, जहां दर्शन के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। 2004 में सांप काट लिया था, हम 3 महीने बाद मर के जिंदा हुए। सभी ने, कई एक आदमी ने मान दिया कि जब जिंदा हो जाएगा, अगर ठीक हो जाएगा तो ये बाबा से के पास जाएंगे। तो हम 3 महीने बाद फिर से जिंदा हो गए। उसी तब से लेके आज तक जा नहीं पाए, लेकिन अब 2 साल से उनके प्रति जो भक्ति का प्रेरणा जगी है, उसके वजह से उनके पास जा रहे हैं 2 साल से। बारिश नहीं हो रहा है इतना, इसी के लिए कि बाबा के
वो करे कि बारिश हो। बाबा के दरबार में वैसे ही गाड़ी से या बस द्वारा ट्रेन द्वारा बहुत बार गए थे, उनकी महिमा को जाने पहचाने, लेकिन कांवर का महात्म्य समझे और उनकी जो था उससे हमको प्रेरणा मिली, तब मैं कांवर लेकर जाना शुरू कर दिया। बस बाबा के मन में आया आलसा, उसी की वजह से जा रहे हैं। मन में कुछ श्रद्धा है, बस उसी की वजह से जा रहे हैं। कारण मेरे ग्राम के लोग जाते नहीं थे, अकेला जाने में रास्ता में ठीक नहीं लगता था, लेकिन जब सब आदमी फिर मिल गए तब जाना शुरू हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाथ में कांवड़ और भोले बाबा के प्रति भक्ति उत्साह के ऐसे अनूठे रंग और जज्बात महज गंगा जल लाने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों की आवाज भी बन गई है। अभी तो कांवड़ यात्रा के ये शुरुआती दिन हैं। रंग बिरंगा कांवड़ यात्रा का ऐसा सफर आगे भी चलता रहेगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर शाम 5 बजे चाय पर मुलाकात होगी।